Hello, students. Good morning to all of you. How are you all, the students? आज की ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी हिंदी टीचर स्टैंडर्ड 9 में हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कितने समय से आप सब लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को उसकी आदत हो चुकी होगी और अच्छे से आप सब ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी में पाठ 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इस पाठ की समझौती प्राप्त करेंगे। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, इस पाठ के शीर्षक को देखते ही आपके मन में समझ में आ गया होगा कि यह पाठ जब विदेशों ने भारत पर आक्रमण किया था तब हमारे देश के क्रांतिकारों ने देश को आज़ादी दिलाने में अपना जीवन कुर्बान किया था। तो उन क्रांतिकारियों में से शेखर भी एक भारत के क्रांतिकारी रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर उनके बचपन के बारे में एक छोटा सा पाठ दिया गया है। क्रांतिकारी शेखर के बचपन, इस पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनका जन्म सन 1911 और उनका निधन सन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कस्या, कुशीनगर में हुआ। बचपन का 1911-1915 का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। देखिए, यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने भी क्रांतिकारी दल में भाग लिया था, इसलिए कारावास यानी कि जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अज्ञेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। उसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, अरियो करुणा प्रभामय उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने
तार सप्तक का भी संपादन किया था। ये सच्चिदानंद हीरानंद जी का एक छोटा सा संक्षिप्त में दिया गया परिचय था। उन्होंने कितनी कृतियां लिखी है और उन्हें अज्ञेय जी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं क्रांतिकारी शेखर का बचपन। उनके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। देखिए, उन्होंने शेखर एक जीवनी यानी कि क्रांतिकारी शेखर के बारे में एक उपन्यास लिखा है। उनमें से यहाँ पर एक छोटा सा भाग क्रांतिकारी शेखर का बचपन लिया गया है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन विचित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक यानी कि जो शेखर है वह विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी यानी कि भारत में ही होने वाली चीज़ों से वह उनके चाहक हो गए थे। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। यानी कि यहाँ पर उनका बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो सफ़र है वह यहाँ पर अंकित किया गया है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। असहयोग, यहाँ पर असहयोग का मतलब निकाले तो सहयोग न देना, या फिर गांधी जी ने जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था उसमें से एक भाग था असहयोग आंदोलन। तो जब यह आंदोलन हुआ तब एक लहर आई और देश उसमें बह गया। यानी कि जो देश है वह असहयोग के आंदोलन में साथ साथ बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यानी कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब पूरा देश उसमें बह गया। यानी कि तब सभी मनुष्यों में, सभी भारतवासियों में उसकी चेष्टा जागने लगी और वो सब असहयोग आंदोलन में जुड़ने लगे। तब शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा। यानी कि वह भी इस आंदोलन में जुड़ने की और गांधी जी का साथ देने की चेष्टा करने लगा, प्रयत्न करने लगा। और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। खेकर यानी कि जब नाव होती है वह पानी में नहीं चलती है तो उसे पानी में आगे ले जाने के लिए जो नाव चालक होता है वह अपनी लकड़ी से नाव को आगे ले जाता है। उसे खेना, खेकर कहते हैं। तो यहाँ पर शेखर भी ऐसा सोचते हैं कि वो जब नहीं बह पाया इस असहयोग आंदोलन में
तो वह अपने हाथों को खींचकर अपने आप को बहाने लगा, यानी कि सबके साथ जुड़ने में आगे चलने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। देखिए, उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, यानी कि उनका मन इस तरह आंदोलन में जुड़ गया था कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने अपने जितने भी विदेशी कपड़े थे वह सब उतार कर रख दिए और अपने पास जो 2-4 स्वदेशी कपड़े पड़े थे, देशी यानी कि अपने देश में बने हुए, अपने देश के कारीगरों ने बनाए हुए जो देसी कपड़े थे उन्हें पहनने लगे। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। देखिए, शेखर ने देसी कपड़े पहनना शुरू कर दिया और बाहर जाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके पास बाहर पहनने लायक कोई देसी कपड़े नहीं थे। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। देखिए, वह बाहर नहीं जाता, तभी दोपहर को वह अपने घर की खिड़की के पास खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवत पुकार उस तक पहुंचती। देखिए, जब वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता तो उसे बहुत दूर से कंठों की समवेत यानी कि सामूहिक कंठों की, सामूहिक लोग बोलते हैं, उसकी आवाज़ पुकार उनके कानों तक पहुंचती। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। यानी कि ये जो आंदोलन चल रहा था असहयोग का, सब लोग उसमें बहने लगे थे। तभी सब लोग एक साथ ये नारा लगाते थे कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता। तब उसके प्राण पुलकित यानी कि प्रसन्न हो उठते, यानी कि जब लोग विदेशियों को, दुश्मनों को ऐसा नारा लगाते कि गांधी जी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तो ये सुनते ही क्रांतिकारी शेखर के जो प्राण थे, यानी कि उनके मन में एक प्रसन्नता जाग उठती और वह भी अपनी खिड़की से सब लोगों के साथ बोलने में जुड़ जाते थे कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। उससे आगे वह नहीं जा सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। देखिए, यहाँ पर उनके घर वालों की अनुमति नहीं थी कि वह इस आंदोलन में जुड़ सके और बाहर निकल सके, इसीलिए वह अपनी खिड़की से ही नारा लगाते थे। और ये अंकुश लगाना ही एक बात थी कि वह आगे का रास्ता ढूंढने के लिए प्रेरित हुआ करते थे कि कोई बाहर नहीं निकलने दे रहा है तो वह अपने आप से ही कोई ना कोई ऐसा मार्ग ढूंढ लेते थे कि वह प्रेरित हो जाते थे। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। देखिए, यहाँ पर उन्होंने एक बात की है कि
उन्होंने जब घर पे कोई नहीं था, सिर्फ माँ अकेली थी, तब सबके कमरों से विदेशी कपड़े बटोर लिए। उन्होंने खुद अपने आप से ही विदेशी कपड़े पहनना बंद कर दिया था, लेकिन घर में भी जितने व्यक्ति थे उन सभी के कमरों से विदेशी कपड़े को बटोरे, यानी कि एकत्रित किए और घर के बाहर खुली जगह थी वहाँ ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई। देखिए, यहाँ पर नौकरों के पास तेल का पीपा, यानी कि जो तेल भरे हुए डिब्बे होते हैं घर में, वह नौकरों के पास रहते थे। वहाँ पर जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तब उन दिनों लैंपें, यानी कि जो पुराने ज़माने में लाइट और दिया जलाने के लिए जो छोटा सा फानस हुआ करता था, उनको लाकर उन्होंने मिट्टी का तेल उसमें उड़ेला और आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। देखिए, सभी लोगों के विदेशी कपड़ों को जलाकर उनके मन में प्रसन्नता हुई और वह शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। आह्लाद यानी कि उनके मुंह में से भी आवाज उठने लगी और वह चारों ओर नाचते हुए बोलने लगे कि गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। देखिए, थोड़ी देर में माँ आ गई और शेखर के गाल भी लाल हो गए, विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन जो कपड़ों का ढेर था वह राख हो चुका था। फिर शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसमें घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हुआ। उसने उसी दिन से
बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। देखिए यहाँ पर बचपन में शेखर के साथ क्या हुआ और अंग्रेजी भाषा के प्रति उसे घृणा होने लगी, इस बात का संवाद लिखा गया है कि जब वो छोटे थे तब उनके पिता उन्हें अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे और यह भी कि वह शैशव से यानी कि बचपन से छोटे थे तब से वह अंग्रेजी भाषा को जानते हैं और अभी वह हिंदी सीख रहे थे, क्योंकि उनकी जो आया थी यानी कि जो बच्चों को पालने वाली होती है वह आया थी, वह ईसाई थी, इसीलिए वह अंग्रेजी ही जानती थी। तो उन्होंने पहले से अंग्रेजी बोलना सीखा था और जिन्हें वह अपना गुरु मानता था वह भी अमेरिकन मिशनरी था, यानी कि वह भी अमेरिका का एक मिशनरी था। इसीलिए उनके साथ रहकर भी उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। तब शेखर को यह याद आता है कि जो भाषा वह सीखी होती है, जो पहले आती है, वह उनकी अंग्रेजी भाषा थी। तो क्या वह अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा समझे और विदेशी ही उनकी माँ है, ऐसे उनके मन में सवाल आते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा को वह विदेशी मानते हैं और उससे घृणा करते हैं। फिर उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करते हुए हिंदी सीखना प्रारंभ कर दिया था। अपनी बातचीत में भी वह अंग्रेजी का कम उपयोग करने लगे और हिंदी भाषा को महत्व देने लगे, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। अंग्रेजी को वह विदेशी भाषा कहने लगे। तो आज हम पाठ यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे के लेक्चर में उन्होंने क्या क्या किया और कितना बहिष्कार किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको देखेंगे। आज के लेक्चर में शेखर का बचपन उन्होंने कैसे बिताया, विदेशी कपड़ों को कैसे जलाया और अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार किया, इतना आप समझ चुके होंगे। और इसके बाद के लेक्चर में पाठ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके आगे के लेक्चर में जब हम लोग पाठ को पूरा करेंगे तब आप सभी को इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही कठिन दिए गए हैं, तो उनको भी याद रखना होगा। जैसे कि समवेत, तो समवेत का मैंने आप सभी को अर्थ बताया कि सामूहिक। और खेकर, हाथों में खेकर, खेकर का मतलब भी मैंने आप सभी को समझाया कि नाव चलाने के लिए जो नाविक है वह अपनी लकड़ी से नाव को आगे खींचता है, नाव को पानी में आगे ले जाता है, उसे खेना, खेकर बोलते हैं। तो ये शब्द के जो अर्थ है वह आप सभी को अच्छी तरीके से याद रखने होंगे। इसमें
2-3 मुहावरे भी आ चुके हैं, जैसे कि मुंह हो काला, यानी कि मुंह काला होना, तो उसका मतलब होता है बदनाम होना। देखिए यहाँ पर जो मुंह हो काला यानी कि मुंह काला होना, तो उसका मतलब होता है बदनाम होना। यह मुहावरा है। फिर दूसरा है घृणा होना। आप देख सकते हैं कितनी बार इस पाठ में घृणा शब्द का इस्तेमाल हो चुका है। शेखर किन किन चीज़ों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो घृणा होना यह भी एक मुहावरा है, नफरत होना। तो ऐसे बीच बीच में मुहावरे, कई ऐसे समानार्थी शब्द आते हैं, वो आप सभी को याद रखने होंगे। अभी आगे के पाठ में देखेंगे, तभी भी कई ऐसे शब्द आएंगे जिसका मतलब आप सभी को याद रखना होगा। ये आपको समानार्थी शब्द में भी उपयोगी हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।